गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 7वीं की संस्कृत विषय में व्याकरण में उच्चारण स्थानों के बारे में पढ़ेंगे। उच्चारण स्थान में हम सबसे पहले हम देखते हैं कि सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है, मुख होता है ना। तो हम देखेंगे इसके अंतर्गत कि उच्चारण स्थानानि यानी कि वर्णों का अभिव्यक्ति प्रदेश स्थान कहा जाता है। वर्णों को क्या कहा जाता है कि अभिव्यक्ति प्रदेश स्थान कहा जाता है। शब्द प्रयोग करते समय आंतरिक वायु कंठ आदि स्थानों का स्पर्श करती है। यानी कि किसी शब्द का हम जब बोलते हैं तो आंतरिक वायु यानी कि जब हम सांस लेते हैं वह, तो आंतरिक वायु कंठ आदि स्थानों को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, जिससे वर्णों की अभिव्यक्ति होती है। क्या होता है कि सभी जो वर्ण के हमारे मुख के द्वारा सभी ध्वनियाँ निकलती हैं हमारे वर्ण से, कि वर्ण उस और वर्ण मूल ध्वनि को भी कहेंगे कि जिससे हमें सभी प्रकार की ध्वनियाँ हमारे मुख से निकलती हों। तो हम उन्हें पहले तो वर्णों को अभिव्यक्ति प्रदेश स्थान कहेंगे कि हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनि है ना। और सभी वर्णों का उच्चारण स्थान मुख से होता है, जिसमें कंठ, जिह्वा, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ एवं नासिका का प्रयोग होता है। तो कौन कौन से हमारे शरीर में कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इन सातों का हमारे जो मुख से प्रयोग होता है वो सभी क्या कहलाते हैं? ये उच्चारण स्थान है ना। कि इनके द्वारा जो स्थान हमारे बाहर निकलते हैं हमारे मुख से, इन स्थानों से होकर, तो हम इन्हें उच्चारण स्थान कहते हैं। अब ये सभी क्या है? उच्चारण स्थान है। अतः हम कह सकते हैं कि वर्णों का उच्चारण करते समय मुख के कंठ आदि भागों का प्रयोग होता है। जिह्वा मुख के जिस भाग से स्पर्श करती है या आंतरिक वायु जिन स्थानों से टकराकर बाहर निकलती है उन्हें हम उच्चारण स्थान कहते हैं। यानी कि हमारे हम जब बोलते हैं तो हमारे मुख के अंदर से जो ये सभी भाग हैं हमारे, कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ एवं नासिका, इन सभी का हमारे मुख का बहुत बड़ा योगदान होता है इन सभी का, कि वर्णों के उच्चारण करने में। तो इन सभी के जिह्वा मुख से जिस भाग से टकरा कर आंतरिक वायु यानी कि सांस लेकर भी हम जो कोई वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं? उच्चारण स्थान कहते हैं। अब हम इन उच्चारण स्थानों को एक तालिका के माध्यम से जानेंगे। तो मैं आपको एक तालिका बता रही हूँ जिसे हम वर्ण उच्चारण स्थान तालिका कहते हैं। तो अब हम इस वर्ण उच्चारण स्थान तालिका में हम देखेंगे कि सबसे पहले वर्ण उच्चारण स्थान तालिका में हम स्थान को देखेंगे कि कौन सा स्थान किस जगह पर है। कि पहले स्थान है तो कौन कौन से स्थान है? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, कंठ तालु, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ और जिह्वा मूलम, है ना। तो अब हम देखते हैं कि स्वर। तो संस्कृत में 13 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन। अब 33 व्यंजनों को किस प्रकार से बांटा गया है? तो 25 तो स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत 4 आएंगे, और ऊष्म वर्ण भी कितने हैं? 4। तो इसी प्रकार से इनको चारों को बांटा गया है ना। तो सबसे पहले हम स्वर देख लेते हैं कि स्वर में हमारे कौन कौन से हैं और किस प्रकार से बोले जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे स्वर के में हम देखेंगे कि कंठ से यानी कि हमारे गले के भाग से स्वर में कौन सा अ और आ हमारे गले के द्वारा बोले जाते हैं। और स्पर्श व्यंजन में क, ख, ग, घ, ण, ये हमारे स्पर्श व्यंजन हैं। इन्हें हम कंठ के माध्यम से बोलेंगे, और ह को भी हम ऊष्म जो है वो ह है वो कंठ के माध्यम से अंदर से जो सांस लेके हम बोलते हैं ह, तो वह कंठस्थ के माध्यम से बोला जाता है और इसकी कंठ्य संज्ञा है। उसी प्रकार हम देखते हैं तालु। तालु को हम ई, छोटी ई और बड़ी, तो तालु को हम छोटी और बड़ी ई के माध्यम से देखेंगे कि स्वर जो है तालु के माध्यम से बोले जाते हैं। और स्पर्श व्यंजन च, छ, ज, झ, ण, ये सभी स्पर्श व्यंजन कैसे बोले जाते हैं? तालु के माध्यम से। य के माध्यम से भी हम इन्हें बोल सकते हैं। और श हमारा ऊष्म वर्ण है तो ये श भी
तालु के माध्यम से बोला जाता है, तो इसकी संज्ञा होगी तालव्य। मूर्धा जो हमारे मुख के अंदर की साइड रहता है, मूर्धा जिह्वा के नीचे, तो उस मूर्धा में री और बड़ा री, छोटी री और बड़ी री, और ट ठ ड ढ ण, और ये हमारे स्पर्श व्यंजन के हैं, तो हम मूर्धा के द्वारा ट ठ ड ढ ण यह बोल सकते हैं। और अंतस्थ वर्ण में हम य को भी मूर्धा के द्वारा और ऊष्म वर्ण में स को हम मूर्धा के द्वारा बोलेंगे कि षट्कोण वाला जो श है वो मूर्धन्य होगा, तो क्या होगा, उसकी संज्ञा मूर्धन्य यानी कि मूर्धा द्वारा बोली जाती है। दंत यानी कि दांतों के द्वारा, तो हम ल है उसे हम दांतों के द्वारा, स्वर जो हमारा ल के अंतर्गत आता है री, वो हम दांतों से बोल रहे हैं। और स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत हम देखते हैं कि त थ द ध न, ये स्पर्श व्यंजन है और इसके अंतर्गत हम ल और ये सब हम क्या है, दांतों के द्वारा बोलते हैं कि दांत से हम त थ द ध न ये सभी दंत के द्वारा बोला जाता है, तो इसकी संज्ञा क्या होती है, दंत्य। ओष्ठ यानी कि होठों के द्वारा, ओष्ठ का अर्थ होता है होठ, तो हम होठ के माध्यम से कौन सा बोलते हैं, उ, छोटा उ और बड़ा उ, ये हमारे स्वर में हम होठों के द्वारा, ओष्ठ के द्वारा हम उ शब्द का, उ वर्ण का प्रयोग करते हैं। और स्पर्श व्यंजन में हम प फ ब भ म, ये हम स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत बोलते हैं। तो प फ ये क्या है, अयोग वहाँ में हम इन्हें प और फ उपधमानीय होते हैं, और संज्ञा इसकी क्या है, औष्ठ, तो ये होठों के द्वारा बोली जाती है। अब नासिका, तो नासिका में नाक के द्वारा हम बोलते हैं, तो नाक के द्वारा हम कौन से, ण म ण न, ण म ण न, ये सब क्या है, जो नासिका के द्वारा, हमारे नाक के द्वारा हम इन वर्णों का प्रयोग करते हैं, और ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, तो इसकी संज्ञा क्या होगी, नासिक्य। कंठ तालु, अब ए और ऐ वो हमारा कंठ यानी कि गले और तालु के से संबंधित है, तो हम ये स्वर ए और ऐ कंठ तालु के द्वारा ही बोल सकते हैं, तो इसका संज्ञा क्या होगी, कंठ तालव्य। दंतोष्ठ, तो दंतोष्ठ के लिए हम व अंतस्थ वर्ण है व, तो हम इसको दांत और होठों के द्वारा बोलेंगे, तो इसकी संज्ञा हुई दंतोष्ठ। व वर्ण को हम दांतों के द्वारा और होठों के द्वारा बोलते हैं। और जिह्वामूलम, तो जिह्वामूलम के अंतर्गत हम देखते हैं क और ख, क और ख हमारा जिह्वामूलम है, यानी कि ये जिह्वा के मूल भाग के द्वारा बोले जाते हैं, तो हम इन्हें, इसकी संज्ञा हुई जिह्वामूलम, और हम इन्हें जिह्वामूल के द्वारा बोल सकते हैं। तो इसी प्रकार से यह हमारी वर्णों की जो वर्ण उच्चारण तालिका है, इसके माध्यम से आपने इसे सीखा और बहुत ही सरलता से आप इसे समझ सके हैं। अब हम इसके कुछ प्रश्न आपको बता रहे हैं, उन्हें आप देखेंगे और ध्यानपूर्वक उन्हें समझ के इनके उत्तर हमें लिखेंगे कि ब वर्ण, निम्नलिखित वर्णों का उच्चारण स्थान लिखना है ना, तो ब वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। अब ब वर्ण का उच्चारण स्थान लिखिए, तो ब वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठो, तो क्या आएगा इसका, ओष्ठो, है ना, कि ओष्ठो यानी कि ये होठों के द्वारा बोला जाता है। ओ वर्ण, तो ओ वर्ण से उच्चारण स्थान क्या है, तो ओ वर्ण का उच्चारण स्थान है कंठोष्ठ, यानी कि कंठ और होठ के द्वारा ये बोला जाता है, तो क्या आएगा, कंठोष्ठ, यानी कि ये कंठ और ओष्ठ के द्वारा बोला जाता है, तो कंठोष्ठ। एकारस्य, अब ए, तो ए कैसे बोला जाता है, कंठ और तालु, तो क वर्ण से और तालु, तो इसमें के लिए क्या आएगा हमारा, कंठ और तालु, है ना। अब ऋकारस्य वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो सकता है हमारा, कि ऋकार अगर हम बोल रहे हैं तो ऋकार जो हमारा बोलते हैं ऋषि वाला, तो कैसे बोलते हैं हम, मूर्धा, तो इसके लिए क्या आएगा उच्चारण स्थान इसका, मूर्धा। अगला है हमारा वकारस्य, है ना, व, अब व को हम किसके द्वारा बोल रहे हैं, व वर्ण का जो स्थान है, तो व वर्ण का उच्चारण स्थान है हमारा दंतोष्ठ, क्या आएगा हमारा व वर्ण का उच्चारण स्थान, दंतोष्ठ, यानी कि दांत और होठों के द्वारा, दंतोष्ठ यानी कि दांत और होठों के द्वारा बोलने वाला दंतोष्ठ। अब न वर्ण,
न वर्ण तो हम किसके द्वारा बोलते हैं? नासिका। न वर्ण को हम नासिका के द्वारा बोलते हैं। और आ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है हमारा? कंठ, कि हमारे गले के द्वारा जो निकल रही है ध्वनि वो है कंठ, तो कंठ के द्वारा हम इसे बोलते हैं। ई, तो ई वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा अब हमारा? तो ई वर्ण का उच्चारण स्थान है हमारा तालु, कि तालु के माध्यम से हम ई वर्ण को बोल सकते हैं, तो ये तालु के माध्यम से होगा। अच्छा, रकारस्य उच्चारण स्थानम, अब रकार शब्द है तो उसका उच्चारण स्थान हमें लिखना है। तो रकार शब्द का उच्चारण स्थान क्या होगा हमारा? तो रकार का होगा हमारा मूर्धा, क्योंकि हम मूर्धा के द्वारा रकार शब्द का उच्चारण स्थान कर सकते हैं। और लकारस्य उच्चारण स्थानम, तो दंता, की दांतों के द्वारा हम उच्चारण इसका कर सकते हैं। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ दिए गए हैं। ये सभी प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, इन्हें आप अपनी कॉपी में लिखें और पढ़ें और मुझसे कॉपी चेक करवाएं। धन्यवाद।